तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्या करूंगा कि आपको 30 ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं। यह मानो कि बार बार एग्जाम में घुमा घुमा करके इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो 30 ऐसे क्वेश्चनों का मैं जिक्र करने वाला हूं और प्रत्येक क्वेश्चन का मैं 360 सॉल्यूशन कराऊंगा, यानी कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से अभी तक एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा जा चुका है और उसके ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी की बात अपनी इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले। आप सबको पता है कि अपनी 16 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि 16 क्लासों के अंतर्गत मैंने ठीक इसी प्रकार से 30-30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी के नाम से, वहां पर 16 क्लासें देख लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 17वीं, जिसके अंतर्गत अपन 30 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको 1000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बताई थी, जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन शामिल थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। ठीक है, इसमें से मैंने टोटल 293 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं पिछली 16 क्लासों के अंतर्गत। आज अपन क्वेश्चन नंबर 294 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 294वां क्वेश्चन क्या है, देखो। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि विधिक सिद्धांत किसने संबंधित है, बताओ भाई साहब। अब इस क्वेश्चन से मैं लगभग ये मानो कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया या विधिक सिद्धांत किसने संबंधित है। तो ध्यान रख लेना, यह है क्लोर्क हल से संबंधित। किससे संबंधित है? क्लोर्क हल से। देखो, क्लोर्क हल से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके सिद्धांत का नाम। अधिगम में एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लोर्क हल के द्वारा दिया गया था। इसी सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। सब्लिमेशन का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? इसी सिद्धांत को कहा जाता है, और इसी को विधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस चीज पर आधारित है। तो ध्यान रख लेना, ये गणनाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? गणनाओं पर आधारित है। कौन सा? अपना सीएल क्लर्क, यानी कि जो क्लर्क हल है उसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था पुनर्बलन का सिद्धांत, ये किस पर आधारित है? गणनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो क्लर्क हल के कितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक? एक तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, जिसको सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, विधिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और किस पर आधारित है? गणनाओं पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन तो हो गए क्लर्क हल के। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा पावलोव साहब। आप सबको पता है कि इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको रटा चुका हूं, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पावलोव कहां के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। इसके अलावा किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रयोग का नाम क्या था? प्रयोग का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? अनुबंधन की सबसे पहले परिभाषा भी पावलोव ने दी थी। और इसके अलावा पावलोव का और कौन सा क्वेश्चन आता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया। इसी को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। कुत्ते पर प्रयोग किया था और रूस के रहने वाले थे, और अनुबंधन का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा? थोंडाइक दे रखा। क्या दे रखा है? थोंडाइक दे रखा। दूसरे ऑप्शन में क्या है? थोंडाइक। अब थोंडाइक के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, थोंडाइक कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है साहब। इसके अलावा इनके सिद्धांत का नाम क्या था? अधिगम का एक सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था। इसके अलावा किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वो थोंडाइक को कहा जाता है। अपन सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान की एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। इसका जनक भी कौन है? थोंडाइक है। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसको कहा जाता है? थोंडाइक को कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसको कहा जाता है? थोंडाइक को कहा जाता है। इसके अलावा थोंडाइक ने अपने जब बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, बुद्धि का एक सिद्धांत था, उसका नाम था मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। कौन सा था? मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी कि बहुतत्व का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी थोंडाइक ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए किसके? थोंडाइक के। दो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
और देखते हैं, एक ऑप्शन दे रखा है स्किनर साहब। स्किनर के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। स्किनर का पूरा नाम क्या है? बीएफ स्किनर है। कहां के रहने वाले थे? स्किन अमेरिका के रहने वाले थे। इसके अलावा इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, या इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। कब किया था? 1938 के आसपास में किया था। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इसके अलावा प्रोग्राम्ड लर्निंग की थ्योरी किसने दी थी? यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन का जनक भी कौन है? वो बीएफ स्किनर है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, इसमें शेपिंग और चेनिंग की जो डेफिनेशन दी गई थी वो भी स्किनर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसके हो गए? स्किनर के हो गए, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको मैंने एक ही क्वेश्चन से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार इन वैज्ञानिकों के नाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है अपना? अंतःदर्शन विधि दूसरी विधि से अपेक्षा करते है, यानी कि मतलब दूसरी विधियों से, भाई बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन अंतर्दर्शन विधि सबसे पुरानी विधि है। ध्यान रख लेना, सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि सबसे पुरानी विधि है अन्य विधियों की तुलना में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई साहब, सबसे पहले निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया था। बताओ भाई साहब, मनोविज्ञान को विलियम वुंट ने क्या बताया था? वो बताया था चेतना का विज्ञान। क्या बताया था? चेतना का विज्ञान। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन विलियम वुंट के बारे में। भाई इनके बारे में अब तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं? एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। ठीक है साहब। एक इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वह विलियम वुंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान की शाखा होती है आधुनिक मनोविज्ञान, उसका जनक है विलियम वुंट। इसके अलावा आप सबको पता है कि मनोविज्ञान की जब अपन परिभाषाएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना गया, इसके बाद में मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान माना गया, फिर उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान माना गया। वर्तमान में कौन सी है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मन का विज्ञान किसने माना था? मन का विज्ञान माना था पोम्पोनोजी ने। किसे माना था? पोम्पोनोजी ने। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आत्मा का विज्ञान किसने माना था? आत्मा का विज्ञान माना था अरस्तु और प्लूटो ने। किसने माना था? अरस्तु और प्लूटो ने क्या माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। यह भी पूछा जा चुका है। और चेतना का विज्ञान किसने माना था? चेतना का विज्ञान माना था विलियम वुंट, विलियम जेम्स, इन सबने क्या माना था? चेतना का विज्ञान माना था। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन से थे? सबसे बड़े थे वाटसन साहब। कौन थे? वाटसन साहब व्यवहार का विज्ञान मानने वाले सबसे बड़े व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 298। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 298 क्या कहता है? निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया था। भाई साहब अब देखो, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि चेतना का विज्ञान किसने बताया, मन का विज्ञान किसने बताया, आत्मा का विज्ञान किसने बताया, व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, लेकिन पिल्सबरी ने क्या बताया था? एक मनोवैज्ञानिक पिल्सबरी, उसने क्या बताया था? मानव व्यवहार का विज्ञान। क्या बताया था? मानव व्यवहार का विज्ञान। हम सभी जानते हैं व्यवहार के विज्ञान में बताया गया है कि पशु का व्यवहार चाहे मानव का व्यवहार, दोनों ही व्यवहार का विज्ञान किसमें मनाया गया है? मनोविज्ञान के अंतर्गत मनाया गया है। लेकिन पिल्सबरी केवल और केवल मानव व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, पिल्सबरी किसको मानते हैं? केवल और केवल मानव व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। किसको? मनोविज्ञान को। इसके अलावा कौन कौन किसको क्या मानता है ये तो मैंने आपको जस्ट याद भी करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। देखो, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 16 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप पिछली क्लासें देख सकते हो। इसी प्रकार से मैंने पूरे 30 क्वेश्चनों का हर मतलब क्लास के अंतर्गत पढ़ाया था और आपको कंठस्थ याद भी हो गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 299। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कौन सी, एक तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट था और एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कौन था? विलियम वुंट था। ध्यान रख लेना, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह चेतना का विज्ञान कहता था किसको? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहता था। यह भी एग्जाम में
पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो आप सबको पता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। किसको कहा जाता है, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसके अलावा विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब होता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का विज्ञान इसमें शामिल होता है। और जीन पियाजे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी, एक तो प्री ऑपरेशन सबसे पहले सेंसरी मोटर, उसके बाद में प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद में ऑपरेशनल, और फिर चौथी कौन सी बताई थी, फॉर्मल ऑपरेशन बताई थी। ठीक है, ये सारी हो गई जीन पियाजे की। इसके अलावा जीन पियाजे ने 4 शब्द भी दिए थे। कौन कौन से, एक तो अनुकूलन शब्द दिया था, इसके अलावा स्कीम्स शब्द दिया था, स्कीमा शब्द दिया था, और इसके अलावा एक कौन सा दिया था, अडेप्टेशन एसिमुलेशन भी इन्होंने दिए थे जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए जीन पियाजे के। और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे बढ़े, अगला देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 300 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 300 है, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैं आपको कंठस्थ याद करा चुका हूं पावलोव के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वो दिया था चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को बोला जाता प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, चिरसम्मत अनुकूलन का सिद्धांत, या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके अलावा कहाँ के रहने वाले, रूस के रहने वाले हैं, और अनुबंधन के जनक इनको कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन किसके हो गए, पावलोव के, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन में दे रखा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। ये दोनों ही सिद्धांत किसने दिए थे, ये दोनों ही सिद्धांत दिए थे कोहलर ने। किसने दिए थे, कोहलर ने, एक मनोवैज्ञानिक है कोहलर, जिसने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत किस पर आधारित है, ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद क्या है, गेस्टाल्टवाद एक संप्रदाय है। क्या है, एक संप्रदाय है, यानी कि एक स्कूल है, एक विचारधारा है गेस्टाल्टवाद। उस पर आधारित सिद्धांत कौन सा है, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है। किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। और आपको पूछ ले गेस्टाल्टवाद का प्रवर्तक कौन था, गेस्टाल्टवाद किसने दिया था, तो इसमें सबसे ज्यादा मुख्य नाम आता है वर्दीमर का, या वर्दाइमर, जो भी आप बोलते हो, वर्दीमर या वर्दाइमर ने गेस्टाल्टवाद को खोजा था। ठीक है, 3 मनोवैज्ञानिक, वर्दीमर, कोहलर और कोपका, इन सबका योगदान किसमें, गेस्टाल्टवाद में। गेस्टाल्टवाद कहां पर खोजी गई थी, जर्मनी में खोजी गई थी ये विचारधारा। ठीक है, और किस घटना पर आधारित है, फाई घटना पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया था, चिंपांजी पर प्रयोग किया गया था। उस चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान नाम था। यह भी अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 301। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 301। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। संवेदना का मतलब होता है सेंसेशन, मतलब कि हमारी सेंसेशन यानी कि संवेदना, और हमारी अभिवृत्ति यानी हमारी अभिवृत्ति एप्टीट्यूड कैसा है, उसको जानने के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो भाई साहब, निरीक्षण विधि, अगली दे रखी है प्रश्नावली विधि, अगली दे रखी है साक्षात्कार विधि, और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रख लेना, जब भी आपके एप्टीट्यूड को जानना होता है, यानी कि आपकी अभिवृत्ति को जानना होता है, अभिवृत्ति को जानने के लिए सबसे बढ़िया विधि होती है साक्षात्कार विधि। कौन सी, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के माध्यम से आपका जो अभिवृत्ति है उसका सबसे बढ़िया ढंग से जांच हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, प्रश्नावली विधि किसने दी थी। ये मैं काफी बार आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी। ये सारे क्वेश्चन में आपको, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर खोली गई थी, जर्मनी में खोली गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कब खोली गई थी, 1879 के अंतर्गत। 1879 के अंतर्गत कौन सी, जर्मनी में खोली गई थी 1879 में। कौन सी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 303। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है। बताओ भाई साहब, जो अपनी शिक्षा मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। कौन सी,
शिक्षा मनोविज्ञान, सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। ये अभी वर्तमान में कौन से स्वरूप में, शेषवावस्था में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अभी तक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की शेषवावस्था ही चल रही है। अभी तक तो इसमें आगे बहुत सारी, जैसे जैसे बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था आएगी, तब तक इसमें बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी अवस्था मानी जाती है, वो शेषवावस्था मानी जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 क्या कहता है भाई साहब, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ भाई साहब, मनोविज्ञान अध्ययन करने की एक विधि है जेनेटिक विधि। कौन सी विधि है? जेनेटिक विधि। वैसे नाम से पता चल रहा होगा आपको, इस विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई साहब, आनुवांशिकी विधि, विकासात्मक विधि, और ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रख लेना, जेनेटिक मेथड जो होता है उसको कहा जाता है विकासात्मक विधि। कौन सी कहा जाता है? विकासात्मक विधि। इसी को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। ये कौन सी विधि है? मनोविज्ञान अध्ययन करने की एक विधि है जेनेटिक विधि, ठीक है। इसी को विकासात्मक विधि भी कहा जाता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 305, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और व्यक्तित्व से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहां से। देखो भाई साहब, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? बताओ भाई साहब, हम सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व का एक सिद्धांत दिया था किसने? आलपोर्ट ने। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया था। कौन सा भाई? व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? आलपोर्ट ने दिया था। आलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, और यह बता रहा है कि इसका उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ था? तो ध्यान रख लेना, मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में। मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में, इसके पूर्वगामी के रूप में व्यक्तित्व के सिद्धांत का उद्भव हुआ था। वो किसने दिया था? आलपोर्ट ने दिया था। किसने दिया था? आलपोर्ट ने दिया था। इसके अलावा देखो ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। व्यवहारवाद का जनक कौन है? ये जेबी वाटसन है। और अस्तित्ववाद तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 16 क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पर जाकर के देख लेना। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? जस्ट अपना पहला ही क्वेश्चन आज का इसी से स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का एक सिद्धांत है मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी कि बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। वो किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के सारे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि थॉर्नडाइक ने एक तो बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसका नाम था बहुकारक सिद्धांत। इसके अलावा थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। इनका सिद्धांत था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और इसके अलावा थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के नियम भी दिए थे, जिसमें प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास के नियम मुख्य नियम थे। ये सारे क्वेश्चन हो गए थॉर्नडाइक के 2 विधा के एग्जाम में पूछे जा चुके। इसके अलावा मैकडूगल का ध्यान रख लेना। मैकडूगल के बारे में मैंने बताया था, जब भी आपकी मूल प्रवृत्ति और संवेग की बात आ जाए, मूल प्रवृत्ति और संवेग की बात आ जाए तो हमेशा ध्यान रख लेना, मैकडूगल को याद रख लेना। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और संवेग बताए थे, जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है पलायन। पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन होता है? भय होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला अपने पास बर्ट हो गया और टर्मेन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को सत्य कथन बताना भाई साहब। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। लड़के थोड़ी, लड़कियां भी बुद्धिमान होते हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट है और लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान है, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि अपनी जो बुद्धि होती है वो लिंग पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब कोई शिक्षिका है यानी कि टीचर है कोई,
उसका भावात्मक बुद्धि लब्धांक, भावात्मक मतलब उसका जो फीलिंग वाला जो हिस्सा है, भावात्मक बुद्धि लब्धांक क्या है, ऊंचा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये उच्च बुद्धि वाली है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपका जो इमोशनल बुद्धि है, ईक्यू, जो ईक्यू होती है वो उच्च बता रखी है इसने। ठीक है, भावात्मक बुद्धि ज़्यादा बता रखी है, तो उसके हिसाब से इसकी उच्च बुद्धि हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वह उच्च अनुशासन प्रिय हो सकती है? ऐसा भी नहीं कह सकते। वह हास्य प्रयास वाली है? बिल्कुल नहीं। वह संतुलित व्यवहार रखती है? बिल्कुल सही बात है। सीधा सा पता चल रहा है भाई, भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, मतलब भावात्मक रूप से स्ट्रोंग है, फीलिंग के रूप से स्ट्रोंग है, तो सीधी सी बात है वो संतुलित व्यवहार रखती है। मतलब कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें वो एक समान बनी रहती है, संतुलित व्यवहार रखती है। तो ये तो कॉमन सेंस वाला है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हो सकता है कि अपने रीट एग्जाम में भी पूछ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत क्या है? बताओ भाई साहब, अपन जब पढ़ते हैं साइकोलॉजी की लास्ट यूनिट आती है, उसके अंतर्गत अपने कौन कौन से आते हैं? सीसी आता है, यानी कि एक तो व्यापक, सतत और व्यापक मूल्यांकन आता है, मूल्यांकन आता है, इसके अलावा आरटी एक्ट आता है, उसमें एक आता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान वाला चैप्टर आता है, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत क्या है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ध्यान रख लेना, एक्शन रिसर्च का मतलब देखो, सबसे पहले तो एक तो रिसर्च होता है और एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है। एक तो अनुसंधान होता है, एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है। अनुसंधान तो क्या होता है कि किसी भी चीज पर अपन रिसर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक होता है वो बहुत मतलब विश्वव्यापी होता है। मतलब ऐसे मान लो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में बढ़ रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो उस स्तर पर करते हैं तो उसको रिसर्च बोला जाता है। और अगर अपन दैनिक जीवन की जितनी भी अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसमें जो भी अपन रिसर्च करते हैं, दैनिक जीवन की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसमें जो भी रिसर्च करते हैं वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। कौन होता है? क्रियात्मक अनुसंधान। अब ये पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रत्यय कहां से उत्पन्न हुआ है, तो आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। कौन सी है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत से। मैंने आपको बताया था ना भाई, दैनिक जीवन की जो अपने रिसर्च करते हैं, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो अपन रिसर्च करते हैं, उसी को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। तो ये मानव व्यवस्था सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 310 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 310 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज को देना चाहिए? बताओ भाई साहब, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली बालक की पहचान करनी है अपने को, समुदाय के विचारों को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समुदाय के विचारों से प्रतिभावान बालकों का क्या पता चलेगा भाई साहब? शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। भाई शिक्षक जिसको बता दे वही प्रतिभावान होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आप क्या करो, उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लो, जैसे अपने एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं ना अपने जितने भी, वो सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं अपने, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। तो प्रतिभावान बालक का अगर आपको पता लगाना है, तो ना तो आपको टीचर की बात माननी है, ना ही समुदाय की बात माननी है, आपको सीधा उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेना है, एक एमसीक्यू टेस्ट लेना है, उसके माध्यम से आप उसको प्रतिभावान विद्यार्थी का दर्जा दे सकते हो। अभिभावकों के मत को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मतलब कि आपको अगर प्रतिभावान, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पहचानना है, तो आपको उसके अभिभावकों की बात भी नहीं माननी है, उसके टीचर की बात भी नहीं माननी है, समुदाय की बात भी नहीं माननी है, बल्कि बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए, यानी कि एक एमसीक्यू टेस्ट ले लो, जिसमें क्वेश्चन पूछ लो, उससे पता चल जाएगा कि प्रतिभाशाली है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? मतलब विद्यालय में यानी स्कूल में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना उचित है। किस प्रकार से उनको मोटिवेशन बढ़िया है, मतलब स्कूल में बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो बताए गए अध्ययन द्वारा? बिल्कुल नहीं भाई, बताए गए अध्ययन के द्वारा मोटिवेट नहीं कर सकते। प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा, या सहस्वर अधिगम द्वारा? ध्यान रख लेना, सहस्वर अधिगम के द्वारा सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन होता है। सहस्वर अधिगम का मतलब होता है कि आप उसमें अधिगम में सबको साथ लेकर के चलो, जिससे क्या होगा, उनके मोटिवेशन आएगा। मतलब कि मान लो कि ए बच्चा है, वो आंसर बता रहा है क्लास में, बी बच्चा नहीं बता पा रहा, तो मोटिवेट होगा कि यार मैं भी ऐसे क्वेश्चन बताऊं। यानी कि सहस्वर अधिगम के द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 312। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जब तक आपकी रीट एग्जाम नहीं हो जाती तब तक डेली सुबह 7 बजे अपने इसी चैनल पर आज की जैसे ही क्लासें चल रही है, पिछली 16 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, आज की हमारी ये 70वीं क्लास थी और कल सुबह भी 7 बजे क्लास लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है अगला, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अभिवृद्धि। ध्यान रख लेना, वृद्धि और अभिवृद्धि में यही अंतर होता है कि वृद्धि और विकास को दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 313 क्या कहता है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 313 है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। बताओ भाई साहब, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। तो ध्यान रख लेना, संकेत अधिगम के अंतर्गत आपका सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। क्या सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। देखो, वातावरण के बारे में नहीं सीख सकते अपन, मनोदैहिक नहीं सीख सकते, मनोविज्ञान के बारे में नहीं सीख सकते, पारंपरिक अनुकूलन सीखते हैं। संकेत अधिगम के सीखा जाता है क्या, पारंपरिक अनुकूलन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314। क्वेश्चन नंबर 314 क्या कहता है, देखो एक सेकंड, थोड़ा नेट चालू हो गया तो नोटिफिकेशन आ रहे, ये लो साहब। अगला बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314। क्या कह रहा है भाई साहब, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। मतलब कोई चीज अपन ने सीखी, ये मान लो कि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी अपन ने याद कर ली साहब, स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, यानी कि उसको याद रखने की असफलता और उसको पुनः स्मरण करने की असफलता। अपन उसको याद भी नहीं रख पा रहे हैं और उसको वापस से रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस असफलता को क्या कहा जाता है। तो इसको देखो, पुनः स्मरण तो कहने से रहे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगली है विस्मृति। बिल्कुल सही बात है, आप सबको पता है कि जब भी अपन कुछ याद करते हैं उसको या तो याद नहीं कर पाते या उसको भूल जाते हैं, पाचा मतलब वापस रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसको विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या विलोपन कहते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 315, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो भाई साहब, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। आप सबने एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुन रखा होगा, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम क्या था, उसका सिद्धांत का नाम था आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा था, आवश्यकता का सिद्धांत, या इसको बोला जाता है पदानुक्रमिक सिद्धांत। कौन सा बोला जाता है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया था कि मैस्लो ने 5 अवस्थाएं बताई थी, 5 आवश्यकताएं। सबसे पहले अपने को शारीरिक आवश्यकता होती है, उसके बाद में अपने को कौन सी, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है, फिर सम्मान की आवश्यकता होती है, और सबसे लास्ट में फिर किसकी होती है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अपन शरीर चाहते हैं, अच्छा खासा शरीर हो जाए, फिर उसकी सुरक्षा चाहते हैं, फिर और यार प्रेम और स्नेह भी मिल जाए। अब सब मिल गया तो अपन क्या चाहते हैं, अब यार सम्मान भी मिल जाए, और सबसे लास्ट में फिर आत्म सिद्धि मिल जाए। तो 5 अवस्थाएं बताई थी किसने, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में, किसने, अब्राहम मैस्लो ने। जिस सिद्धांत का नाम क्या था, शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत बोलते हैं, या पदानुक्रमिक का सिद्धांत बोलते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 316 क्या कहता है। उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। देखो, बाह्य आभास के आधार पर, किसके आधार पर, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया, सतही दृष्टिकोण, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सतही दृष्टिकोण। यानी बाह्य आभास के आधार पर अगर आप व्यक्तित्व का वर्णन करोगे, उसकी पर्सनैलिटी का वर्णन करोगे, किसके आधार पर, बाहर से देख करके। मतलब कि जैसे मान लो कोई ए लड़का है, ये कोई लड़का है, इसको मैं बाहर से देख करके, मतलब इसके जैसे शरीर का ढांचा है, इसको देख करके, यानी बाह्य आभास के आधार पर इसकी पर्सनैलिटी का वर्णन करूंगा, तो ये होगा सतही दृष्टिकोण। कैसा होगा मेरा, सतही दृष्टिकोण, यानी सतह को देख करके मैं क्या कर रहा हूं, पर्सनैलिटी का वर्णन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण के प्रकार होते हैं, उसमें से सतही दृष्टिकोण का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। मतलब किस चीज के घटक के प्रभाव से, ऐसा कौन सा घटक का प्रभाव, यानी कौन सा ऐसा घटक है जिससे शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा, मतलब शिक्षा में वो पिछड़ेगा नहीं। परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, बिल्कुल सही बात है, ये तो इससे तो पिछड़ेगा। देखो, परिवार का अगर सामाजिक स्तर खराब होगा ना, सामाजिक और आर्थिक स्तर, तो उससे शैक्षिक पिछड़ापन होता है। ठीक है, विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, ठीक है साहब, परिवार का पैसा। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है अपने पास,
परिवार का सोचनीय भावात्मक वातावरण। तो ध्यान रख लेना, देखो ये चीज भी इफेक्ट डालेगी। परिवार का सोचनीय भावनात्मक वातावरण, ये तो इफेक्ट डालती है किस पर? बच्चे की शिक्षा पर। इसके अलावा देखो विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, ये भी बच्चे की शिक्षा पर प्रभाव डालेगा। परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी प्रभाव डालेगा। लेकिन परिवार का पैसा बच्चे की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ध्यान रख लेना, घटक, ऐसा कौन सा घटक का प्रभाव शैक्षिक पिछड़ापन पर उत्पन्न नहीं होता है? वह कौन सा? परिवार का पैसा। परिवार के पैसे से बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 318। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 318, समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं, ऐसे बच्चे को क्या भाई, सीधी सी बात है, अपन क्या कर रहे हैं, समान आयु वर्ग का, यानी कि मान लो कि कोई 15-15 साल के दो बच्चे थे, ए बच्चा और बी बच्चा, ठीक है साहब। संबंध अन्य सहपाठियों से, मतलब कि दोनों साथ साथ पढ़ते थे, ठीक है साहब। जब किसी छात्र की तुलना की जाती है, इन दोनों की तुलना की जा रही है किससे? मान लो कि एक ही तुलना कर रहे हैं बी से अपन, ठीक है भाई साहब। तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। मतलब ये मान लो कि बी पढ़ने में अच्छा है और ए इससे थोड़ा सा कम है, तो अपने को अंतर समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा कि अपन इससे क्या निकालेंगे कि वो बच्चा पिछड़ा हुआ है। क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ बालक है। कैसा बालक है? पिछड़ा हुआ बालक। यानी कि समान आयु एज, मतलब एज भी समान है, सहपाठी है, मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी तुलना में ये कमजोर है, तो ये क्या हो गया? शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक हो गया। कैसा हो गया? पिछड़ा बालक हो गया। ये तो नॉर्मल परिभाषा है पिछड़े बालक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। देखो भाई साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जब अपन अधिगम स्थानांतरण का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें एक तो धनात्मक स्थानांतरण होता है, एक ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, एक शून्य स्थानांतरण होता है, और एक होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि पुराना सीखा हुआ ज्ञान अगर अपने को मदद करेगा नए ज्ञान के अंतर्गत, तो धनात्मक स्थानांतरण है। जैसे साइकिल चलाने से मोटरसाइकिल चलाना आसान होता है, उससे मदद मिल गई। और ऋणात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि जिससे पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज में दिक्कत आए। मतलब हिंदी टाइपिंग सीख चुके हैं, इंग्लिश टाइपिंग में अपने को हिंदी टाइपिंग दिक्कत देगी, ठीक है, तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। और शून्य स्थानांतरण का मतलब हो गया कि अपन ने जोड़बाजी सीखी, फिर हिंदी में कविता सीख रहे हैं, तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये शून्य स्थानांतरण है। और एक होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि मैं राइट हैंड से लिखता था, लेकिन अगर किसी वजह से दिक्कत आ गई तो मैं लेफ्ट हैंड से भी लिखना सीख सकता हूं। यानी कि राइट हैंड से अपने एक अंग से दूसरे अंग में अधिगम का स्थानांतरण हो गया। एक अंग से, अगर शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है तो उसको बोला जाता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 320, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? भाई विकास से यानी डेवलपमेंट से क्या होता है कि नवीन विशेषताएं उत्पन्न होती है और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा था? कुल मिलाकर के आपको इन दोनों शब्दों को याद रखना पड़ता है। जब आप विकास की कुछ परिभाषाएं पढ़ोगे जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, तो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं की बात कौन करता है? देखो भाई साहब, गेसेल एक तो दे रखा, गेसेल एक दे रखा, हरलोक, इसके अलावा दो ऑप्शन और दे रखे, एक दे रखा मेरिडिथ और एक दे रखा डगलस और हॉलैंड। तो ध्यान रख लेना, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं की बात करता है हरलोक। कौन करता है? हरलोक। नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताओं की बात कौन करता है? हरलोक करता है। मतलब विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये किसने कहा था? हरलोक ने कहा था। ये इनकी परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने पिछली 16 क्लासें भी कंप्लीट इसी प्रकार से रिवीजन कराई है, यानी कि उस क्वेश्चन से किस प्रकार से घुमा घुमा करके, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को एनालिसिस करके अपन एग्जाम में भी 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जब तक आपकी रीट एग्जाम 27 फरवरी को रीट की एग्जाम है, 26 फरवरी तक इस चैनल पर अपनी ये क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप डेली अगर पूरी क्लासें देख लेते हो तो 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन तो आराम से आप साइकोलॉजी में एग्जाम में क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो अगर पिछली क्लासें नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली 16 क्लासें देख लेना। आज अपनी ये 17वीं क्लास थी। अब कल सुबह 7 बजे अपनी अगली 18वीं क्लास आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास, जब उसमें पास में बेल आइकन होता है ना, उसको दबा करके ऑल पे सेट कर लिया करो। उससे क्या होगा कि सुबह 7 बजे जैसे वीडियो अपलोड होगा,
वैसे ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।